हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरपीएम एग्री नॉलेज। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लखनऊ यूनिवर्सिटी जो 2023 यानी प्रीवियस ईयर का पेपर है, सब्जेक्ट है आपकी फंडामेंटल ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, इसको हम सॉल्व करेंगे। इसका 25 क्वेश्चन का इससे पहले का वीडियो अपलोड हो चुका है, तो उसको जो भी व्यूअर्स नहीं देखें उसको भी देख सकते हैं। इसमें हमने 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, तो टोटल आपके 75 क्वेश्चन जो कि आते हैं इसमें कवर हो जाएंगे। इसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, एक रोग पैदा करने वाले जीव के लिए शब्द क्या है जो मुख्य रूप से जड़ों को संक्रमित करता है। मतलब ऐसा पैथोजन आपको बताना है जो मुख्य रूप से जड़ों पर आक्रमण करता है। इसमें ऑप्शन है फंगस, बैक्टीरियम, नेमाटोड और वायरस। तो इसमें जो फंगस होता है ये सभी जगह प्लांट के सभी पार्ट्स पर अफेक्ट करता है। बैक्टीरियम है, ये आपका ज़्यादातर उसके जो एरियल पार्ट्स होते हैं उस पर इफ़ेक्ट करता है। और नेमेटोड्स ज़्यादा से ज़्यादा आपके जो रूट्स होती हैं उसमें डिजीज़ काज करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, नेमेटोड्स। इसके अलावा जो लीव्स होती हैं ये ज़्यादा से ज़्यादा जो पौधे के एरियल पार्ट्स होते हैं वहाँ पर इफ़ेक्ट करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा रोगजनक से पौधों का एक सामान्य लक्षण है। ऑप्शन है विल्टिंग लीव्स, स्टंटेड ग्रोथ, येलोइंग ऑफ फोलिएज, ऑल ऑफ दिस। मतलब जो पौधे जब भी कोई रोगजनक पौधे पर आक्रमण करता है तो उसके क्या सामान्य लक्षण हो सकते हैं, यानी वो जो प्लांट्स है वो किस प्रकार से अपने सिम्टम्स को प्रदर्शित कर सकता है। तो इसमें विल्टिंग ऑफ लीव्स यानी जो पत्तियां होती हैं वो भी मुरझाई हुई दिखाई देती हैं। स्टंट ग्रोथ यानी उसकी वृद्धि रुक जाती है और पौधा बौना रह जाता है। इसके अलावा येलोइंग ऑफ फोलिएज यानी जो पूरा झाड़ी नुमा पौधा है वो पूरा इसमें येलोइंग पीला पीला दिखाई देता। तो ये सभी लक्षण देखने को मिलते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ऑल ऑफ दिस वाला सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, पादप रोग विज्ञान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है। यानी जो प्लांट यहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी के जो ऑब्जेक्टिव हैं इसमें क्या है, इसमें ऑप्शन है पौधे और उनके पर्यावरण के बीच अंतर क्रिया का अध्ययन करना, टिकाऊ फसल उत्पादन के तकनीकों का विकसित करना, इसके अलावा पादप रोगों के प्रसार और नियंत्रण को समझना, और लास्ट है पौधों के संदर्भ मूल में सुधार करना। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है पादप रोगों का प्रसार और नियंत्रण को समझना, यानी पौधों में जो रोग हो रहा है उसका ट्रांसमिशन या प्रसार किस प्रकार से हो रहा है इसको आपको समझना उसको, और साथ ही साथ उसको रोकने के बारे में, यानी उसको आप कंट्रोल कैसे करेंगे, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य होता है प्लांट पैथोलॉजी का। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, एस्कोमाइकोटिना के सदस्य सामान्यतः कहे जाते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर पफ बॉल्स, वाटर मोल्ड, सैक फंजाई या फिर बेसिडियम फंजाई। तो जो एस्कोमाइकोटिना के सदस्य होते हैं वो हमेशा यहाँ पर सामान्य रूप से सैक फंजाई के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप की फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण होता है। उनके अंदर फिर एस्कोस्पोर यानी जो इसके बीजाणु होते हैं, स्पोर होते हैं, उनका फॉर्मेशन होता है। तो इसमें आपका सी नंबर ऑप्शन सही है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वायरस का संक्रामक भाग न्यूक्लिक एसिड है, इसकी खोज किसके द्वारा की गई थी। तो जो वायरस का जो संक्रामक भाग न्यूक्लिक एसिड होता है इसकी खोज के लिए यहाँ पर ऑप्शन है जैकब एंड मोनाट, हर्शे एंड चेस, एस लूरिया और लीडरबर्ग। तो न्यूक्लिक भाग में जो संक्रामक भाग न्यूक्लिक एसिड है उसकी खोज हर्शे एंड चेस ने की थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ग्राम अभिरंजन के लिए प्रयोग किए जाने वाले अभिरंजक हैं। ऑप्शन है यहाँ पर क्रिस्टल वायलेट, ट्राइपैन ब्लू, एनिलियन ब्लू और कॉटन ब्लू। इसमें जो पहला है क्रिस्टल वायलेट, इसका प्रयोग किया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। अब जो ग्राम स्टेनिंग का कार्य है वो किसने किया था, यानी जो जीवाणु को अभिरंजन करने का कार्य है ये सबसे पहले 1884 में क्रिश्चियन ग्राम ने शुरुआत की थी। तो ये भी पॉइंट आपको याद में रखना है, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। इसके अलावा
इसमें जो क्रिस्टल वायलेट है और आयोडीन में स्टैनिंग पहले किया गया जो जीवाणु थे, उसके बाद फिर अल्कोहल से जो भी कलर किए गए जीवाणु थे उनको उपचारित किया गया। जो रंग में रंगे रहे उनको क्या कहा गया, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, और जिन्होंने अपना कलर खो दिया उनको ग्राम नेगेटिव जीवाणु के नाम से जाना गया। तो ये इसमें का कुछ फैक्ट है जिसको आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, प्रोटीन युक्त संक्रामक कण जिसमें न्यूक्लिक अम्ल की कमी होती कहलाता है। प्रोटीन युक्त संक्रामक कण मतलब जिसमें न्यूक्लिक एसिड की कमी हो, उसको क्या बोलते हैं, यानी आपको प्रोटीन में संक्रामक कण बताना है। तो ये ऑप्शन है यहाँ पर वायरॉन, वायरॉइड्स, प्रियोन, नानाबदेश। तो जो प्रियोन्स होते हैं ये बेसिकली प्रोटीन में संक्रामक कण होते हैं इसमें, और इसमें न्यूक्लिक अम्ल की कमी पाई जाती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लेकिन ये आपके प्लांट पर डिजीज़ काज नहीं करते हैं, अभी तक ऐसा कुछ मिला नहीं है, बाकी ह्यूमन में ये डिजीज़ काज करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, जीवाणु कोशिका में निम्नलिखित में से कौन अनुपस्थित है। ऑप्शन है सेल वॉल, आरएनए, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो जीवाणु कोशिका होती हैं इनमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाया जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके अलावा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है आरबीसी सेल में भी नहीं होता है, और जो इग सेल होती हैं उसमें भी नहीं पाया जाता है। इसके अलावा जो एम्ब्रियोनिक सेल होती हैं उसमें भी नहीं पाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किन किन सेल में नहीं प्रेजेंट होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, वर्म इसका एक उदाहरण है। इसमें ऑप्शन है बैक्टीरियल सिम्बियोसिस, एल्गल सिम्बियोसिस, माइकोप्लाज्मल सिम्बियोसिस या फिर फंगल सिम्बियोसिस। तो जो वर्म है ये फंगल सिम्बियोसिस का एग्जाम्पल है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, डोलीपोर सेप्टा किसकी विशेषता है। तो जो डोलीपोर सेप्टा होते हैं किस में पाए जाते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर जाइगोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइकोटिना और ओमाइसिटीज। तो जो डोलीपोर सेप्टा होते हैं वो बेसिडियोमाइकोटिना में पाए जाते हैं प्रमुख रूप से, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। इसके अलावा एस्कोमाइसिटीज, जो आपका एस्कोमाइसिटीज है इसमें सिंपल टाइप के सेप्टा पाए जाते हैं, और जो जाइगोमाइसिटीज है इसमें सेप्टा नहीं प्रेजेंट होते हैं। सेप्टा मतलब जो हाइफा होता है, इसमें जो क्रॉस वाल इस प्रकार से भित्ति होती है, आड़ी भित्ति होती है, उसे ही हम सेप्टा बोलते हैं। तो ये आपके जो लोअर फंजाई हैं जिसमें आपके मैस्टिगोमाइकोटिना और जाइगोमाइकोटिना ये दो आपके सब डिवीज़न हैं, उसमें नहीं पाई जाती है। तो ओमाइसिटीज मैस्टिगोमाइकोटिना की एक क्लास है, और जाइगोमाइसिटीज जो है इन दोनों में सेप्टा प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। बाकी एस्कोमाइकोटिना और बेसिडियोमाइकोटिना और डिटोरोमाइकोटिना इनमें सेप्टा पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, वे जीवाणु जिनमें कसाभिका नहीं होती कहलाते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर पेरीट्राइकस, लोफोट्राइकस, एट्राइकस और मोनोट्राइकस। तो जो जीवाणु में कसाभिकाएँ नहीं होती हैं उनको एट्राइकस के नाम से जानते हैं। ए मतलब एब्सेंट, ठीक है, यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है। तो ये इसमें कसाभिकाएँ नहीं पाई जाती हैं। पेरीट्राइकस में क्या होता है, इसमें चारों तरफ कोशिका के चारों तरफ यहाँ पर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं, और लोफोट्राइकस में क्या होता है, जैसे ये बैक्टीरियल सेल है तो इसमें चारों तरफ हो गए तो इसको हम पेरीट्राइकस कह दिए। एक सेल यहाँ पर है, अगर इसमें एक सिरे पर एक गुच्छे के रूप में बंच ऑफ हाइफा अगर यहाँ पर फ्लैजिला प्रेजेंट हैं तो उसको हम लोफोट्राइकस बोलते हैं। इसके अलावा जो अगर मोनोट्राइकस में क्या है, मोनोट्राइकस में अगर एक तरफ अगर एक फ्लैजिला प्रेजेंट है वहाँ पर तो उसको हम मोनोट्राइकस के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले किसके कारण होता है। ऑप्शन है एस्टेलाइगो न्यूडा, एस्टेलाइगो हॉर्डाई, एस्टेलाइगो एवेन्नी और टेलेसिया स्पीसीज। तो जो कवर्ड स्मट ऑफ बार्ले वो एस्टेलाइगो हॉर्डाई के द्वारा होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके अलावा जो टेलेसिया स्पीसीज है ये उसमें बंट डिजीज काज करता है व्हीट में,
तो इसको भी आपको ध्यान में रखना। अगर बंट से रिलेटेड पूछता है तो ये टिलेसिया या फिर न्यूसिया स्पीसीज के द्वारा होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है एडिनो वायरस का आनुवांशिक पदार्थ है। ऑप्शन है SSRNA, SSDNA, फिर DSRNA या फिर DSDNA। तो जो एडिनो वायरस का जेनेटिक मटेरियल होता है वो डबल स्टैंडर्ड DNA होता है, यानी DSDNA। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सबसे छोटा स्वतंत्र जीवित जीव है। ऑप्शन है डायटम, वायरस, माइकोप्लाज्मा और साइनोबैक्टीरिया। तो जो सबसे छोटा स्वतंत्र लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो माइकोप्लाज्मा होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन माइसीलियम रहित कवक है, यानी जिसमें माइसीलियम नहीं पाई जाती। ऑप्शन है यहाँ पर सैक्रोमाइसिस, राइजोपस, फाइटोप्थोरा, पक्सिनिया। तो माइसीलियम आपके राइजोपस, फाइटोप्थोरा और पक्सिनिया में होती है, सैक्रोमाइसिस में नहीं होती। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से किसमें एसेप्टेट माइसीलियम होता है। ऑप्शन है एस्परजिलस, एगैरिकस, एल्ब्यूगो या फिर पक्सिनिया। तो जो एसेप्टेट माइसीलियम होता है वो अभी हमने बताया कि आपके मैस्टिगोमाइकोटिना और जाइगोमाइकोटिना में आपका एसेप्टेट माइसीलियम होता है, मैस्टिगोमाइकोटिना। अब इसमें मैस्टिगोमाइकोटिना में आपको ध्यान में रखना, एक तो पीथियम फंगस है, एक फाइटोप्थोरा है, एक एल्ब्यूगो है और स्क्लेरोस्पोरा, पेरेनोस्पोरा। ये फंजाई आपके मैस्टिगोमाइकोटिना में आती, तो उसमें आपका माइसीलियम नहीं होता। तो यहाँ पर एक एल्ब्यूगो है जिसमें एसेप्टेट माइसीलियम पाया जाता है, अर्थात इसमें सेप्टेट माइसीलियम नहीं प्रेजेंट होता है। इसके अलावा जाइगोमाइकोटिना में भी नहीं पाया जाता। तो इसमें आपके म्यूकर और राइजोपस दो फंजाई आपको ध्यान में रखना है जिसमें माइसीलियम प्रेजेंट नहीं होती है। बाकी एस्परजिलस है, एगैरिकस है, पक्सिनिया है, इनमें पाई जाती हैं। एस्परजिलस, एगैरिकस ये आपके एस्कोमाइकोटिना के फंजाई हैं। बाकी जो पक्सिनिया है आपका बेसिडियोमाइकोटिना का फंजाई, तो इसमें एसेप्टेट यहाँ पर सेप्टेट माइसीलियम पाई जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया मेथनोजेनिक बैक्टीरिया समूह किससे संबंधित है। ऑप्शन है यहाँ पर यू बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, राइजोबैक्टीरिया और फिर आर्कीबैक्टीरिया। तो जो मेथनोजेनिक बैक्टीरिया का समूह है वो आर्कियोबैक्टीरिया से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु रोग है। ऑप्शन है यहाँ पर सिट्रस कैंकर, पपाया लीफ कर्ल, टोमेटो फर्न लीफ या फिर टोबैको मोज़ेक वायरस। इसमें आपको जीवाणु के द्वारा होने वाला रोग बताना है। तो इसमें जो लीफ कर्ल हैं या फर्न लीफ या फिर मोज़ेक रोग हैं, ये तो सब एग्जाम्पल हैं आपके वायरस के। इसमें एक सिट्रस कैंकर होता है जो कि बैक्टीरिया के द्वारा नींबू में होने वाला रोग है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, सिट्रस कैंकर। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है जीवाणुओं को जगत में वर्गीकृत किया गया है। ऑप्शन है मोनेरा, प्रोटिस्टा, एनिमलिया या फिर फंजाई। तो जो जीवाणु होते हैं उनको मोनेरा में रखा था विटेकर ने। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है। मोनेरा में आपके जो यूकैरियोटिक आपके जीव थे उनको यहाँ पर रखा गया था। इसके अलावा इसमें बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी अगर पूछ ले तो वो किस में आता है, तो वो भी आपका मोनेरा में आता है। अगर एक्टिनोमाइसिटिस जो बैक्टीरिया पूछ ले तो वो भी आपके मोनेरा में आते हैं। इसके अलावा अगर प्रोटिस्टा की बात करें तो प्रोटिस्टा में आपके जो यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हैं, आप यहाँ पर ध्यान में रखना, यूनिसेलुलर यानी जो एक कोष की यूकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो प्रोटिस्टा में रखे गए हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो प्रोटोजोआ। इसके अलावा जो एनिमलिया है, तो एनिमलिया में ऐसे जीवों को रखा गया जिनका भोजन करने की जो प्रकृति है यानी न्यूट्रिशन है वो इंजेक्शन टाइप का है, यानी अंतर्ग्रहण रूप में, यानी भोजन को निगलने का कार्य करते हैं, तो उनको एनिमलिया में रखा गया। इसके अलावा जो फंजाई हैं, फंजाई में ऐसे जीवों को रखा गया जो कि अपने भोजन को एब्जॉर्बेटिव रूप में लेते हैं, यानी अवशोषी रूप में लेते हैं, तो उसको फंजाई कहते हैं। तो ये आपके फंजाई ग्रुप में रखे गए जिसमें सभी फंजाई आपके आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का एक उदाहरण यहाँ पर नहीं है, ये होगा। इसमें ऑप्शन है स्पंज सेल, प्रोटोजोवन सेल, स्पर्म सेल और बैक्टीरियल सेल।
तो जो केंद्रक झिल्ली माइटोकॉन्ड्रिया है वो बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाता है। बाकी स्पंज सेल, प्रोटोजोन और स्पर्म सेल में ये केंद्रक झिल्ली और माइटोकॉन्ड्रिया ये सब भी पाए जाते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में अध्ययन की गई गन्ने की पहली प्रमुख बीमारी क्या थी? ऑप्शन है रेड रॉट, स्मट, विल्ट और शुगर केन मोज़ेक। तो जो गन्ने में प्रमुख रूप से पहले यहाँ पर पाई गई बीमारी थी या इस अध्ययन की गई बीमारी थी वो थी आपके रेड रॉट। इसको 1906 में बटलर ने इसके बारे में काफ़ी विस्तृत अध्ययन किया था और इस रोग के बारे नियंत्रण के बारे में भी थोड़ा बहुत बताया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, पौधे के रोग फसल उत्पादन को कैसे प्रभावित करते हैं? ऑप्शन है फसल की पैदावार में वृद्धि एवं गुणवत्ता में सुधार करके, फसल की पैदावार और गुणवत्ता को कम करके, पौधों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देकर, कीट नियंत्रण उपायों की आवश्यकता को कम करके। तो इसमें फसल की पैदा और गुणवत्ता को कम करके ये फसल को प्रभावित करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद अगला है, माइकोप्लाज्मा किसके प्रति संवेदनशील होने में विषाणुओं से भिन्न है? ऑप्शन है शुगर्स, टेट्रासाइक्लिन, अमीनो एसिड्स और प्रोटीन। तो ये टेट्रासाइक्लिन के प्रति काफ़ी सेंसिटिव या संवेदनशील होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। इसके अलावा ये पेनिसिलिन के प्रतिरोधी या रेसिस्टेंट होते हैं। अगर पूछ ले कि माइकोप्लाज्मा, स्पाइरोप्लाज्मा ये किसके प्रतिरोधी होते हैं, तो वहाँ पर आपको अगर पेनिसिलिन का ऑप्शन दिया रहता है तो वो आपका सही होगा। तो ये भी काफ़ी पूछा जाता, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, ईयर कोकल ऑफ व्हीट किसके कारण होता है? तो ऑप्शन है इंगुइना टिट्टिसाई, फाइटोप्लाज्मा इन्फेस्टान, पक्सीनिया ग्रेमिनिस या फिर स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला। तो जो ईयर कोकल डिजीज है या गेहूं का जो सेहू रोग है वो इंगुइना टिट्टिसाई एक नेमेटोड्स के द्वारा होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके अलावा जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टान्स है इसके द्वारा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है। इसके अलावा जो अन्य सोलेनेसियस क्रॉप में आपके लेट ब्लाइट लगते हैं, इसी के कारण लगते हैं। इसके अलावा पक्सीनिया ग्रेमिनिस ये आपके रस्ट डिजीज काज करता है व्हीट में। इसके अलावा जो स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला है ये आपके जो बाजरा होता है उसमें डाउनी मिल्ड्यू यानी मृद रोमिल हंसता है, या फिर ईयर डिजीज ऑफ बाजरा यानी जो बाजरे में जो ईयर डिजीज लग जाता है उसको ये काज करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पादप रोग विज्ञान के क्षेत्र में प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय वैज्ञानिक थे? तो इसमें ऑप्शन है एम एस स्वामीनाथन, बीपी पाल, आर एच रिछारिया और जीएन शर्मा। तो इसमें आपके एम एस स्वामीनाथन थे जिन्होंने विश्व खाद्य पुरस्कार किया था पादप रोग विज्ञान के क्षेत्र में, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सा क्रूसीफर के सफ़ेद रतुआ यानी व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर का कारक जीव है यानी काजल ऑर्गेनिज्म बताना है? इसमें ऑप्शन है अल्टरनेरिया, एल्ब्यूगो, फाइटोप्थोरा और सिनकाइट्रियम। तो जो व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर वो एल्ब्यूगो कैंडिडा के द्वारा होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वायरॉइड में शामिल हैं? ऑप्शन है प्रोटीन ओनली, डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन एंड आरएनए। तो जो वायरॉइड्स होते हैं ये आपके वायरॉइड्स आरएनए के बने होते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में पादप विकृत विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? यानी जो प्लांट पैथोलॉजी का फादर भारत में किसको कहते हैं? ऑप्शन है यहाँ पर जेसी बोस, ईजे बटलर, एच मार्शल या फिर ए एन झा। तो जो भारत की बात करें तो प्लांट पैथोलॉजी के पिता और माइकोलॉजी के पिता वो ईजे बटलर को कहा जाता है, जिसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, फाइटोबैक्टीरियोलॉजी शब्द किसके द्वारा दिया गया था? तो इसमें ऑप्शन है एसपी राय, चौधरी, आरसी मेहरोत्रा, बीएम सिसोदिया या फिर इरविन फ्रैंक स्मिथ। तो ये शब्द जो है इरविन फ्रैंक स्मिथ के द्वारा दिया गया था, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, कौन सा वर्गीकरण के लिए एक सामान्य मानदंड नहीं है? यानी जब किसी भी रोग का वर्गीकरण करते हैं तो उसमें कौन सा मानदंड यहाँ पर नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन है
सिम्प्टोमेटोलॉजी, कॉजेटिव एजेंट, जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर फ्लावर कलर। तो इसमें फ्लावर कलर के आधार पर नहीं किया जाता, तो ये ऑप्शन यहाँ पर डी आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है ज़ैंथोमोनास इसके लिए जिम्मेदार है। ऑप्शन है वायरल डिजीज ऑफ लेमन, कर्नाल बंट ऑफ व्हीट, ईयर कोकल ऑफ व्हीट, बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। तो जो ज़ैंथोमोनास है वो एक बैक्टीरिया है और ये धान में यहाँ पर एक डिजीज़ है बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस या फिर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस, BLB डिजीज़ भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं। तो ये डिजीज़ ज़ैंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस पैथोवर ओराइजी के द्वारा काज किया जाता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। इसके अलावा जो ईयर कोकल ऑफ व्हीट है ये तो आपका नेमेटोड्स के द्वारा होता है, एनगोइना टिक्टिस है, ये भी आपका क्वेश्चन भी था। इसके अलावा कर्नाल बंट ऑफ व्हीट है जो कि टिलेसिया के द्वारा काज किया जाता है। इसके अलावा जो वायरल डिजीज़ है लेमन में ये तो विषाणुओं के द्वारा होता है, कर्नाल बंट ये आपका फंगस के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है कवकनाशी बोर्डो मिश्रण की खोज किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन है एच मार्टिन, ए मिलार्डेट, सी ए पीटरसन या फिर SD गैरेट। तो जो कवकनाशी बोर्डो मिश्रण है इसकी खोज ए मिलार्डेट के द्वारा की गई थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और ये खोज 1885 में इन्होंने की थी। हालांकि इन्होंने 82 में क्या किया था, इसको कापर सल्फेट को इन्होंने डाला था और कापर सल्फेट को जब डाला तो इसके प्रभाव के बारे में इनको जानकारी हो गई थी। बाकी इन्होंने इसकी खोज मुख्य रूप से जब बना कर दिया तो ये 1885 के वर्ष में दिया था। और ये रोग अगर ये खोज अगर पूछ ले कि आपसे कि किस रोग से संबंधित है तो अंगूर में लगने वाला मृद रोमिलास्ता यानी डाउनी मिल्ड्यू लगता है, उसके परिप्रेक्ष्य में ये खोज की गई थी। और ये रोग प्लाज्मोपारा विटिकोला के द्वारा लगता है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है प्रोटीन आवरण रहित RNA कणों को क्या कहा जाता है। अभी आपका एक क्वेश्चन था इससे पहले ही, ऑप्शन में यहाँ पर रिकेट्सिया वायराइड्स, वायरस और माइकोप्लाज्मा। यहाँ पर थोड़ा लैंग्वेज चेंज करके फिर से क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। तो अगर प्रोटीन रहित आवरण सिर्फ RNA कण हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, वायराइड्स बोलते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा। इसके बाद अगला है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग किसके कारण होता है। ऑप्शन है बैक्टीरियम, वायरस, फंगस या फिर वायराइड। तो जो पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर रोग होता है ये वायराइड्स के द्वारा होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जिसको ध्यान में रखना कि 1971 में टीओ डाइनर ने, एक साइंटिस्ट हैं टीओ डाइनर, इन्होंने इस रोग के बारे में खोजा था। इसको भी आपको ध्यान में रखना है और इन्होंने ही इसको वायराइड नाम दिया था यहाँ पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विषाणु के कारण होता है, कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। ऑप्शन है वार्ट ऑफ पोटैटो, लीफ रोल ऑफ पोटैटो, ब्लाइट ऑफ पोटैटो या फिर लीफ ब्लॉच ऑफ पोटैटो। तो जो विषाणुओं के द्वारा होने वाला रोग है वो लीफ रोल ऑफ पोटैटो है, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। इसके अलावा वार्ट डिजीज ऑफ जो पोटैटो होता है ये कवक होता है सिनकाइट्रियम इंडोबायोटिकम, इसके द्वारा होता है। इसके अलावा जो ब्लाइट ऑफ पोटैटो है इसमें दो प्रकार की ब्लाइट लगती हैं, अर्ली और लेट। तो अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो आपका अल्टरनेरिया सोलेनाई, और लेट ऑफ ब्लाइट ऑफ पोटैटो जो होता है यानी पछेती झुलसा होता है वो आपके यहाँ पर फाइटोप्थोरा इन्फेस्टांस के द्वारा लगता है। इसके अलावा जो लीफ ब्लॉच ऑफ पोटैटो है ये सर्कोस्पोरा कॉनकॉर्स के द्वारा लगता है, ये भी एक फंगस है। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी सही है, वायरस के द्वारा लीफ रोल ऑफ पोटैटो होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है प्रोटियोग्लाइकान्स प्रमुख कोशिका भित्ति घटक है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, निकेट्सिया या फिर हेलमेंथीस। तो जो प्रोटियोग्लाइकान्स होती हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा RNA वायरस का उदाहरण है। ऑप्शन है एडनो वायरस, SB 4T4 फेस, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो जो RNA वायरस होता है वो आपका टोबैको मोज़ेक वायरस में होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। इसमें आपके टोबैको मोज़ेक वायरस जो होता है वो SS RNA यानी सिंगल स्टैंडर्ड RNA का बना होता है, जो कि 6400 न्यूक्लियोटाइड का बना होता है। अगर आपसे पूछ सकता है कि ये कितने न्यूक्लियोटाइड का बना होता है, 6400 न्यूक्लियोटाइड्स का बना होता है। और इसमें जो प्रोटीन
और जो RNA है इसका जो रेशियो होता है यहाँ पर 94.4 रेशियो 5.6 होता है, यानी प्रोटीन इसमें 94.4 पार्ट है अगर पाई जा रही है, तो RNA इसमें 5.6 पार्ट पाया जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इंडियन सोसाइटी ऑफ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ऑप्शन है 1949, 1962, 1971 और 1964। तो यहाँ पर जो आपके इंडियन सोसाइटी ऑफ माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी की स्थापना 1971 में की गई थी, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। इसके अलावा भारत में फसलों के रोग पुस्तक किसने लिखी है, यानी डिजीजेस ऑफ फील्ड क्रॉप इन इंडिया। तो ये जो यहाँ पर जो बुक है इसके लिए ऑप्शन है BP पाल, MC सक्सेना, S गंगोपाध्याय और AP मिश्रा। तो इसमें से इन्होंने किन्हीं ने भी यहाँ पर इस बुक को नहीं लिखा है। ये बुक G रंगास्वामी और आपके H महादेवन के द्वारा लिखी गई है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान में रखना है, बाकी यहाँ पर कोई ऑप्शन ऐसा नहीं दिया गया है जो कि इसमें से मैच करता हो, तो ये क्वेश्चन यहाँ पर रॉन्ग था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक रोग है जो अनाज की फसलों को प्रभावित करता है? ऑप्शन है यहाँ पर सिट्रस कैंकर, राइस ब्लास्ट, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, टोमेटो, येलो लीफ कर्ल। यहाँ पर आपसे पूछा है कि कौन सा एक कवक रोग है जो कि अनाज की फसलों को प्रभावित करता है, सिर्फ अनाज वाली फसलें। तो अनाज में आपका राइस आता है, धान आता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर B सही होगा। इसमें राइस जो ब्लास्ट है ये डिजीज लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ईस्ट प्रजनन करता है। ऑप्शन है बाइनरी फिजन, बडिंग, कंजुगेशन या फिर ऑल ऑफ दिस। तो जो ईस्ट होते हैं ये बडिंग के द्वारा अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर B सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कवक अपने पोषक तत्वों को निम्न के माध्यम से प्राप्त करते हैं। ऑप्शन है फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन, इंजेक्शन और प्रेडेशन। तो जो कवक होते हैं वो मुख्य रूप से अपने पोषक तत्वों को यहाँ पर एब्जॉर्बिटिव रूप में यानी अवशोषण करके ये प्राप्त करते हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका B सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कवक की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से किसके बनी होती है? ऑप्शन है सेल्यूलोज, पेप्टिडोग्लाइकान्स, लिग्निन या फिर काइटिन। तो जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो प्रमुख रूप से काइटिन की यहाँ पर बनी होती है। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कभी कि ओमाइसिटीज, जो कि ओमाइसिटीज के जो क्लास के जो कवक हैं उनकी किस प्रकार की कोशिका भित्ति बनी होती, किससे बनी होती, तो वो सेल्यूलोज की बनी होती है। यानी सिर्फ ओमाइसिटीज एक ऐसी क्लास है जिसमें सेल्यूलोज की बनी होती, बाकी जितने भी कवक हैं उनकी सबकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। अब अगर ओमाइसिटीज में आपको ध्यान में रखना है, पीथियम एक हो गया, फाइटोप्थोरा हो गया, एल्ब्यूगो हो गया और पेरोनोस्पोरा है, स्क्लेरोस्पोरा है, इस प्रकार के फंजाई को आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या फिलामेंट कवक की एक विशेष विशेषता है? ऑप्शन है ईस्ट लाइक ग्रोथ, फॉर्मेशन ऑफ माइसीलियम, प्रोडक्शन ऑफ रेसिड्यूस्पोर, फॉर्मेशन ऑफ एस्कोस्पोर। तो जो फिलामेंटस कवक होते हैं उनमें क्या विशेषता होती है? तो इसमें माइसीलियम का फॉर्मेशन होता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर B सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइटोएलेक्सिन कार्य नहीं? ऑप्शन है संक्रमण के खिलाफ संरक्षण, पौधे की वृद्धि और विकास का नियंत्रण, पौधे के संरक्षण प्रक्रिया में संकेत मॉलिक्यूल्स, सिस्टमिक अर्जित प्रतिरोध का प्रेरण। तो इसमें पौधे की वृद्धि और विकास का नियंत्रण ये नहीं है, तो इसमें ऑप्शन नंबर यही सही होगा। इसके बाद अगला है, आलू लेट ब्लाइट रोग के लिए महामारी के पूर्वानुमान के लिए कंप्यूटरीकृत चेतावनी मॉडल का नाम क्या है? ऑप्शन है यहाँ पर पीफास्ट, टॉमकास्ट, ब्लास्ट या फिर सिमकास्ट। तो जो आलू के लेट ब्लाइट रोग के लिए महामारी के पूर्वानुमान के लिए जो कंप्यूटराइज्ड वार्निंग मॉडल है उसको सिमकास्ट के नाम से जाना जाता है, तो इसमें ऑप्शन नंबर D सही होगा। इसके अलावा अगर पूछ ले आपका ब्लास्ट, तो ब्लास्ट राइस जो राइस में डिजीज़ का होता है उसके लिए है। इसके अलावा जो टॉमकास्ट है, ये जो टॉमकास्ट है ये आपको ध्यान में रखना, टोमेटो में जो अर्ली ब्लाइट लगता है उसके चेतावनी या वार्निंग का मॉडल है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, पादप संगरोध का उद्देश्य है।
ऑप्शन है पादप के प्रवेश को रोकना, प्रचार सामग्री के प्रवेश को रोकना, रोग जनकों के प्रवेश को रोकना, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपको इसका जो प्लांट क्वारंटाइन होता है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है कि रोग जनकों के प्रवेश को रोकना। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगर दे देता कि यहाँ पर जो रोग ग्रसित पौधों के प्रवेश को या फिर रोग ग्रसित प्रचार सामग्री के प्रवेश को रोकना, तब तो आपका उपरोक्त सभी ऑप्शन सही होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ इन्होंने इंडिकेट नहीं किया है, सिर्फ रोग जनकों के प्रवेश को यहाँ पर रोकना। तो ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक मध्यस्थ जीव के माध्यम से एक संक्रमित पौधे से एक स्वस्थ पौधे में संक्रमण के संचरण का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है यहाँ पर डायरेक्ट ट्रांसमिशन, मैकेनिकल ट्रांसमिशन, वेक्टर ट्रांसमिशन या फिर सीड ट्रांसमिशन। तो जब भी एक मध्यस्थ जीव होता है, यानी अगर कोई जीव एक रोग ग्रसित पौधे से किसी स्वस्थ पौधे में अगर रोग को ट्रांसमिशन करता है तो उसको हम वेक्टर ट्रांसमिशन के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा। इसके बाद अगला है, आलू में ब्लैक हेड रोग मुख्य रूप से निम्न के कारण होता है। ऑप्शन है लो ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, एक्सट्रीम टेम्परेचर फ्लक्चुएशन या फिर हाई लेवल ऑफ एयर पोल्यूशन। तो आलू में जो ब्लैक हेड है ये लो ऑक्सीजन के कारण होता है, जिसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद आपका लास्ट क्वेश्चन दिया गया है, कवक को प्रोकैरियोटिक जीवों के रूप में पृथक किया जाता है क्योंकि उनके पास होता है। ऑप्शन है सेल वॉल, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, स्पोर या फिर हाइफी। तो जो कवक होते हैं उनमें कवक हैं उनको प्रोकैरियोटिक जीवों से अलग किया गया क्योंकि उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर। कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।